असेंबली में सबसे आगे खड़ा कर देते थे। वही तो टाइम होता था जब सबसे ज्यादा मस्ती होती थी। अब सबसे फ्रंट पे खड़े होके क्या खाक मस्ती करे कोई। लंबी हाइट वाले बच्चे हमेशा बुली करते रहते थे। बड़े हुए तो स्कूटर और बाइक पर बैठकर पैर ही नीचे नहीं पहुंचते। लड़कियों को सब लंबी हाइट वाले ही बॉयफ्रेंड चाहिए होते हैं। हम छोटी हाइट वाले क्या करें? संन्यास ले ले दुनिया से। कितना दुखता था दिल जब इस तरह से लाइफ में हर जगह डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। मगर जिंदगी कभी नहीं रुकी। सब कुछ किसी ना किसी तरह से मैनेज हो गया था। मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे मैनेज करेगा। उसने तो जब से होश संभाला था फुटबॉल के अलावा कुछ और ना तो खेला था, ना किया था और ना ही कुछ सोचा था। लियोनेल मेसी, फुटबॉल की दुनिया में द फ्लीक के निकनेम से फेमस। लंबे लंबे प्लेयर्स के बीच में वो अकेला छोटी हाइट का लड़का। मगर बस हाइट ही छोटी थी। बॉल तो एक बार अगर उसके पांव से टच हो गई तो फिर सामने वाले के पास मेसी के पीछे पीछे दौड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता था। तब तक जब तक कि मेसी बॉल को गोल पोस्ट तक नहीं पहुंचा देता। 18 अप्रैल 2007 को स्पेनिश प्रीमियर लीग के बार्सिलोना और गेटाफे के बीच उस मैच में बार्सिलोना के फैंस ने इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा था। पर उस दिन जब इसे देखा तो अगले हर मैच के टिकट्स उन्होंने इसी लड़के को देखने के लिए खरीदे। हल्की ठंडी रात, जब टेम्परेचर हल्का हल्का सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ने ही लग रहा था। हालांकि बसंत का मौसम अभी तक नहीं आया था। राइवल्स का मैच था तो इंपॉर्टेंट था बहुत। एनुअल कोपा डेल रे टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच। कोपा डेल रे मतलब द किंग्स कप। दूर साइड लाइन के पास मैदान के बार्सिलोना हाफ पर मेसी, जो कि एक एफसी बार्सिलोना का स्ट्राइकर था, एक मिडफील्डर से पास लिया। लंबे बालों वाले 19 साल के उस लड़के ने बॉल को अपने राइट लेग से हल्का सा धकेला अपने लेफ्ट लेग की ओर और अपने गेटाफे डिफेंडर, जो कि उड़ता हुआ उसी की ओर आ रहा था, उसे इजीली अवॉइड कर दिया। एक और डिफेंडर मिडफील्ड से आता हुआ देखा तो उसने फिर बॉल को राइट से लेफ्ट टैप किया और उसे भी शॉक करके आगे बढ़ गया। फर्स्ट हाफ के मिडवे तक स्कोर ऑलरेडी 1-1 था, यानी बार्सिलोना के फेवर में। मेसी ने सर उठा के सामने देखा तो उसे मैदान साफ नजर आया। उसने अपनी बाहों और टांगों दोनों को पंप अप किया और बंदूक से निकली गोली की तरह दौड़ा। उसे मालूम था कि वो दोनों डिफेंडर्स जिन्हें उसने अभी अभी कच्चा दिया था उसके पीछे पीछे आ रहे थे और इसीलिए अब हर कदम के साथ साथ उसकी स्पीड और तेज होती जा रही थी। मगर ऐसा लगा कि जैसे वो एक और गेटाफे डिफेंडर की ओर ही भाग रहा था। लेकिन उस तक पहुंचने के जस्ट पहले भाई ने, यानी कि मेसी ने, किया अपनी बॉडी को शिफ्ट लेफ्ट साइड में और सामने वाले डिफेंडर को साइड स्वाइप और अपने पीछे वाले के स्लाइड टैकल को अवॉइड करते हुए जैसे वो अपने लेफ्ट में मुड़ा, एक और येलो जर्सी वाला उसके सामने था। किसी तरह उसने बॉल वापस अपने कब्जे में की और अपनी फास्ट स्पीड के साथ बिना कोई कॉम्प्रोमाइज के इंस्टेंटली अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब उसे अपने और गोल के बीच में बस एक प्लेयर दिख रहा था, पर इस प्लेयर की जर्सी सफेद थी। यह था गेटाफे का गोलकीपर, जो भागते हुए नेट से बहुत आगे आ चुका था। उसके इंटेंशन साफ नजर आ रहे थे कि या तो बॉल को किक अवे कर दे या फिर एटलीस्ट मेसी को अपना डायरेक्शन चेंज करने पर मजबूर कर ही दे। और उसने एक्चुअली कर भी दिया। गोलकीपर की आउटस्ट्रेच किक से बचाने के लिए मेसी को शिफ्ट होना पड़ा और बॉल को अपने राइट में टैप करना पड़ा। अब कोई नहीं था जो कि गोल पोस्ट को गार्ड कर रहा हो, लेकिन मेसी ने बॉल को शायद कुछ ज्यादा ही जोर से टैप कर दिया था। अब बॉल उससे छूटकर फील्ड के एज की ओर लुढ़कती जा रही थी, जहां वो शायद आउट ऑफ द बाउंड्री हो जाती। और यही उस छोटी हाइट वाले लड़के ने दिखाया अपना जलवा। एक बार उसने फिर से स्पीड पकड़ी, बॉल की ओर दौड़ा और पकड़ में आते ही अपनी राइट लेग से जमा के एक किक मारी। बॉल हवा में उछली और सामने खड़े गेटाफे के लास्ट डिफेंडर के सर के ऊपर से होती हुई गोल पोस्ट की नेट में जाकर उलझ गई। एक सेकंड, बस एक सेकंड के लिए हर कोई शॉक था। और क्यों नहीं होता? ये एकदम इम्पॉसिबल एंगल था। मेसी दौड़ते हुए मैदान के कॉर्नर में पहुंचा और फिर स्टार्ट हुआ सेलिब्रेशन। पहले मेसी और फिर उसके टीममेट्स, जिन्होंने उसे घेर लिया था, और फिर बार्सिलोना फैंस का, जिनके हाथों में सफेद रुमाल और बार्सिलोना फ्लैग्स लहराते हुए दिख रहे थे। सॉकर हिस्ट्री का ये सबसे अमेजिंग गोल था
और स्पेनिश कमेंटेटर भी एंकारा मैसी, एंकारा मैसी, एंकारा मैसी, गोल 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 बोलने लगे, क्योंकि किसी को बिलीव ही नहीं हुआ कि लास्ट 10 सेकेंड्स में बॉल ग्राउंड के बीच से गोल की जाली में कैसे अटक गया। 5 डिफेंडर्स जो कि मेसी को ऑलमोस्ट अलग अलग एंगल से रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको डॉज करते हुए तकरीबन हाफ ऑफ द फील्ड भागते हुए उसने क्रॉस की, गोलकीपर को गच्चा दिया और एक पूरी तरह से नामुमकिन गोल कर दिया। अगले कई दिन तक ये गोल टेलीविजन पर बार बार दिखाया गया। अब हर कोई मेसी को जानता था। लोग इस गोल को डिएगो माराडोना के उस गोल से कंपेयर कर रहे थे जो उन्होंने 1986 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ किया था। इसमें कोई शक नहीं कि स्टेज माराडोना का बड़ा था, मगर मेसी का ये गोल किसी भी मायने में उस गोल से कम नहीं था। कैसा लग रहा होगा ना मेसी को उस दिन कि जिस फुटबॉल सेलिब्रिटी को अपना आइडियल मानकर वो ये गेम खेलते खेलते बड़ा हुआ, आज लोग उसका कंपैरिजन उसी स्टार से कर रहे थे। लेकिन मेसी तो उस वक्त कुछ और ही सोच रहा था। उसे याद आ रहा था वो मोमेंट जब कुछ टाइम पहले उसके सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी हाइट अपने साथ वाले प्लेयर से बहुत कम थी। पर क्या उसमें गलती उसकी थी? और अगर सवाल थे तो फिर कैसे पहुंचा मेसी पहले वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फुटबॉल क्लब में और फिर अपनी कंट्री की नेशनल टीम में? इंटरेस्टिंग है ना? तो फिर नेक्स्ट एपिसोड सुनना, जरूर सुनना, जिसमें इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए कोको एफएम ओरिजिनल्स, लियोनेल मेसी, केवल कोको एफएम, फुटबॉल से प्यार। 24 जून 1987 अर्जेंटीना के रोजारियो में पैदा हुआ मेसी सिर्फ हाइट में ही नहीं बल्कि अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता जॉर्ज होरेसियो मेसी उस शहर की कई फैक्ट्रीज में से एक फैक्ट्री में एक स्टील वर्कर के तौर पर मेहनत करके अपना परिवार पाल रहे थे। उसकी मां सीलिया मरिया कुक्सेटिनी घर संभालने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद लोगों के घरों में काम करके अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती थी। उन दोनों के इतनी मेहनत करने की वजह से मेसी और उसकी फैमिली उस बड़े शहर के एक डिसेंट से हिस्से में रहना अफोर्ड कर पा रहे थे। उनकी लोकेलिटी कोई बहुत हाईफाई तो थी नहीं, मगर उस जगह पर रहने वाली फैमिलीज एक दूसरे के बच्चों की देखभाल कर लिया करती थी। यानी जब तक बच्चे उस लोकेलिटी में खेलते रहते, माँ बाप को उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। शहर के साउथ में पड़ने वाला वो एरिया बारियो लास हैरिस में सिचुएटेड मेसी का वो पुराना घर आज भी उनके पास है, जहां वो आज भी कभी कभी जाकर अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में सॉकर या फुटबॉल के नाम से जाना जाने वाला यह स्पोर्ट अर्जेंटीना और पूरे साउथ अमेरिका में बहुत ही फेमस है। मेसी की बचपन की यादों में सबसे ज्यादा यादें उसके भाइयों और कजिन्स की है, जिन्हें वो ये गेम खेलते देखकर बड़ा हुआ है। वहां आसपास में कोई मैदान या पिच ना होने की वजह से वो ज्यादातर अपने घर के बाहर गली में ही फुटबॉल खेला करते थे। उन सब बड़े बच्चों के साथ खेलने के लिए मेसी बहुत छोटे थे, इसलिए वो वहीं पास में बैठकर उनका गेम देखते रहते थे। कई बार वो अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करते, रोते, जिद करते कि वो भी उन्हें अपने साथ खिलाएं, मगर उनके बड़े भाइयों को डर था कि इतने बड़े लड़कों के साथ खेलते हुए कहीं मेसी को चोट ना लग जाए। जब मेसी छोटे बच्चे थे तो उन्हें हमेशा बस एक ही चीज चाहिए होती थी, फुटबॉल। उन्हें याद है कि वो पहला गिफ्ट है जो उन्हें कभी मिला था। इसके बाद से तो हर बार उन्हें बस यही एक गिफ्ट चाहिए होता था, या यूं कहिए कि अब भी चाहिए होता है। सच में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास ऑलरेडी कितनी सॉकर बॉल्स हैं, मेसी को हर बार एक नई फुटबॉल चाहिए होती है। क्रिसमस हो, बर्थडे हो या कोई और ओकेजन हो, जब भी गिफ्ट्स लिए दिए जाते हैं, मेसी को अगर कुछ चाहिए होता है तो वो थी फुटबॉल। मजे की बात जानते हैं, मेसी इन फुटबॉल्स को कभी भी खेलने के लिए बाहर नहीं निकालते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर बाहर निकाली तो ये फुटबॉल खराब हो जाएंगी। 5 साल के थे वो जब पहली बार उन्होंने अपना माइंड चेंज किया और वो बाहर निकले अपनी खुद की सॉकर बॉल के साथ। फुटबॉल के मैदान को पिच कहते हैं। मेसी के पास पड़ोस में वर्किंग क्लास लोग ज्यादा रहते थे, जहां ऐसी कोई पिच बड़ी मुश्किल से मिलती थी। मगर हाँ, पिच मिले या ना मिले, फुटबॉल का गेम हर जगह देखने को मिलता था। मोस्टली बच्चे बाहर गलियों में फुटबॉल खेलते हुए दिख जाते थे। गलियों में पक्की सड़कें नहीं थी, सिर्फ कच्ची रोड्स थी। बेहतर था कि इन्हीं कच्ची रोड्स पर खेला जाए, क्योंकि इन पर गिरने से चोट नहीं लगती थी और ना ही फुटबॉल खराब होती थी।
वहीं पास केक टाउन में एक पुराना उजड़ा हुआ सा आर्मी बेस था, जिससे वो लोग बटालियन कहते थे। जब कभी फुटबॉल खेलने के लिए बहुत से बच्चे इकट्ठे हो जाते थे तो सब के सब उस पुराने आर्मी बेस में चले जाते। उस पुराने बेस के चारों ओर फेंस लगी हुई थी, जिसमें अंदर घुसने के लिए मेसी और उनके दोस्तों ने ढूंढ लिया एक छेद। अब वो सब यहां से चुपचाप अंदर घुस जाते और फिर बहुत देर तक उस लंबे चौड़े घास के मैदान में खेलते रहते। इसी घास के मैदान पर नन्हे मेसी ने अपने अंदर एक बहुत ही अमेजिंग स्किल को डिस्कवर किया। किसी को समझ में नहीं आता कि छोटा सा मेसी कैसे इतनी देर तक बॉल को बाकी प्लेयर्स से दूर रख लेता था। वो ट्राई करते रहते पर मेसी फिर भी किसी ना किसी तरह से बॉल को जब चाहे जहां चाहे और जैसे चाहे ड्रिबल कर ही लेता था। उसके बड़े भाइयों को हमेशा डर लगा रहता कि कहीं अपने इस आउटस्टैंडिंग बॉल हैंडलिंग स्किल्स की वजह से कहीं बाकी लड़के उससे जेलस ना फील करने लग जाएं। इसलिए वो हमेशा उसका ध्यान रखते कि कहीं कोई भी उसे हर्ट ना करे, चोट ना पहुंचाए। मगर उन्हें क्या मालूम था, मेसी वहां बहुत ज्यादा देर रुकने वाला थोड़ी ना था। उसे तो उसकी मंजिल बुला रही थी। वहां से उसे बहुत आगे जाना था, जहां अपने इन स्पेशल बॉल हैंडलिंग स्किल से उसे सिर्फ अर्जेंटीना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के फुटबॉल फैंस का दिल जीतना था। अर्जेंटीना जैसी कंट्रीज में फुटबॉल जॉब और स्कूल जितना ही इंपॉर्टेंट होता है। फुटबॉल मतलब जिंदगी। मेसी का घर, आस पड़ोस, मतलब उनकी दुनिया में जो भी लोग थे, सब किसी ना किसी तरह से फुटबॉल से जुड़े हुए थे। जिसका मतलब था कि मेसी क्लैन के हर आदमी को ग्रैंडोली के लिए फुटबॉल खेलना कंपलसरी था। ग्रैंडोली वहां का लोकल क्लब था और ये सॉकर क्लब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था, बड़े भी खेलते थे। मेसी के अंकल तो उसी क्लब में सीनियर टीम से खेलते थे। तो जैसे ही मेसी ने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है जब अपनी फुटबॉल्स को फाइनली खेलने के लिए यूज करना चाहिए, जिन्हें अभी तक उन्होंने अपने खजाने में बंद किया हुआ था। उनकी फैमिली ने भी डिसाइड कर लिया कि अब उन्हें उनकी फर्स्ट क्लब टीम ज्वाइन करवा देनी चाहिए। मेसी अकेले नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली उस क्लब में इन्वॉल्व थी। सब डिफरेंट एज लेवल्स के लिए खेलते थे और उनके डैड उस क्लब में कोच हुआ करते थे। संडे का पूरा दिन उनकी फैमिली क्लब ग्रैंडोली में ही बिताती थी, क्योंकि हर एज कैटेगरी में उनकी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर खेल ही रहा होता था। सेल्वाडोर अपारिसियो, जो कि ग्रैंडोली के बहुत ही रेनाउंड कोच थे, वो पहले शख्स थे जिन्होंने मेसी को फर्स्ट टाइम पिच पर नोटिस किया। वो बॉल के साथ कुछ भी तो कर रहा था, जैसे कि मानो अपने ही तरीके का फुटबॉल खेल रहा हो। अपारिसियो को एक 7-on-7 गेम के लिए एक और लड़का चाहिए था, जो कि कोई ऑफिशियल नहीं बल्कि एक सिंपल फ्रेंडली प्रैक्टिस मैच था। उन्होंने मेसी के वहां से पूछा कि क्या वो मेसी को उस प्रैक्टिस मैच में खिला सकते हैं, मगर उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि इस टीम में इतने बड़े बच्चों के साथ खेलते हुए मेसी को कहीं चोट नहीं लग जाए। लकीली मेसी की दादी मां वही थी और उन्होंने मेसी की मां से कहा कि मेसी को ये गेम खेलने देना चाहिए। अगर उस दिन उनकी दादी मां नहीं होती तो मेसी इतनी यंग एज में खेलना स्टार्ट नहीं कर पाते। अपारिसियो ने उससे पहले हजारों लड़कों को फुटबॉल सिखाई थी, मगर उस दिन जो उन्होंने वहां देखा था उसने सब कुछ बदल के रख दिया। गेम शुरू हुआ और बॉल लुढ़कती हुई पहुंची मेसी के पास। वहीं से मेसी ने बॉल को अपने कंट्रोल में लिया, पिच पर भागने लगा। अपने रास्ते में आने वाले हर डिफेंडर को वो ड्रिबल करता हुआ भागता रहा, जिसे देखकर अपारिसियो जोर जोर से चिल्लाने लगे, शूट शूट! लेकिन शूट करने के लिए मेसी बहुत छोटा था। ये और बात है कि उस दिन के बाद वो अपारिसियो की टीम में हमेशा हमेशा के लिए शामिल हो गया। फुटबॉल क्लब में मेसी की एंट्री हो चुकी थी। फुटबॉल क्लब में मेसी की एंट्री हो चुकी थी और इस एंट्री के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ मेसी की ग्रैंड मदर का था, क्योंकि उस टाइम तक वो इतना छोटा था कि उसकी फैमिली के हर मेंबर को यही लगता था कि अगर मेसी को किसी ग्रुप में फुटबॉल खेलने दिया गया तो बड़े बड़े लड़कों के साथ खेलते हुए उसे चोट लग सकती है। शायद इसीलिए ना तो उसके डैड और ना ही उसकी मॉम उसे किसी भी ऐसे मैच में खेलने के लिए मोटिवेट करते थे। मगर उसकी ग्रैंड मदर का सोचना एकदम अलग था, क्योंकि बाकी सारे बच्चों को भी ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड पर वही लेके जाती थी। वही थी जिन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि उनके नन्हे मेसी को भी खेलने दिया जाए, जबकि उम्र के साथ साथ वो देखने में भी बहुत छोटा लगता था।
जहाँ बाकी सबको मेसी को चोट लग जाने का डर होता था, वहीं उसकी ग्रैंडमदर स्टैंड्स में बैठकर जोर जोर से चिल्लाती, लियोनेल को पास दो, उस छोटे से बच्चे को पास दो, वो गोल स्कोर कर लेगा। लियोनेल की दादी थी जिन्होंने उनके पेरेंट्स को उन्हें फुटबॉल शूज दिलवाने के लिए राजी किया था। और आयरानी देखिए, मेसी की वही दादी उसे इतना बड़ा स्टार बनते हुए कभी नहीं देख पाई, क्योंकि जब वो 10 साल का था तो उनकी डेथ हो गई। एनीवेज, क्लब ग्रैंडोली के कोच एपरिसियो का अब फेवरेट बन चुका मेसी खुद अपने टैलेंट से अनजान था। उसे खुद ही नहीं पता था कि किस तरह उसका गेम बाकी प्लेयर्स से एकदम अलग और एकदम यूनिक था। उसे तो बस इतना मालूम था कि बॉल एक बार उसके पांव में आ जाए तो फिर वहां से किसी और प्लेयर के पास नहीं जानी चाहिए, बल्कि सीधा गोल की तरफ होनी चाहिए। जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी, ऐसे ही मेसी को सिर्फ गोल दिखता था। पर इसे वो समझ चुके थे कि मेसी कोई ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है। एक बहुत ही सुपर स्पेशल सॉकर प्लेयर बनना ही उसकी डेस्टिनी थी। वो पिच पर ऐसी ऐसी चीजें करता था जो उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। जैसे गोलकीपर ने कभी अगर एक बार बॉल नीचे जमीन पर रख दी तो मेसी उसके बाद उसके बॉल को किक करने का वेट नहीं करता था। वो बंदूक से छूटी गोली की तरह आगे निकलता और गोलकीपर से बॉल छीनकर आगे बढ़ जाता। हर मैच में वो कम से कम 6-7 गोल करता। एकदम सुपर नेचुरल था वो। मेसी को जिस टीम में डाला गया था वो एक 6 साल के बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और कॉम्पिटिटिव टीम थी, क्योंकि वो खुद भी उसी टीम के मेंबर्स की तरह जबरदस्त टैलेंटेड था। ये वो टीम थी जहां से अर्जेंटीना के नेशनल टीम के लिए रेगुलरली नया टैलेंट निकलता था। और भी कोच थे वहां जो मेसी का गेम और बेटर बनाने के लिए उसे ट्रेनिंग दे रहे थे। उन सब का यही कहना था कि एक चीज जो उसे सबसे अलग बनाती थी वो थी कि वो सीखने के लिए हमेशा रेडी रहता था। वो मोस्टली बहुत शांत रहता था और प्रैक्टिस के टाइम पर कभी भी किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करता था। अपने सब कोचेस को वो बहुत ही गौर से सुनता और हर वो चीज करके देखता जो वो लोग उसे सिखाते थे। उसके बॉल हैंडलिंग स्किल्स इतने जबरदस्त थे कि जब तक प्रोफेशनल टीम मैदान में खेलने के लिए उतर नहीं जाती, वो अपनी फुटबॉल ट्रिक से स्टैंड्स में बैठी ऑडियंस को एंटरटेन करता रहता। और क्योंकि वो उम्र और हाइट दोनों में इतना छोटा था तो लोग समझते कि वो शायद सर्कस में काम करने वाला कोई बोनस जोकर है, जिसे ऑर्गेनाइजर्स ने वहां जनता को एंटरटेन करने के लिए बुलाया। और इसी के चलते उन्होंने मेसी को एक नया नाम दे दिया, एनानो। स्पेनिश में बौने आदमी को कहते हैं एनानो। कुछ और लोगों ने उसे द फ्ली कहकर बुलाना स्टार्ट कर दिया। फ्ली का मतलब होता है पिस्सू, जो कि एक छोटा सा इंसेक्ट होता है। पर मेसी और उसकी फैमिली को कभी उसकी हाइट को लेकर कोई टेंशन नहीं हुई। उनको लगा जब बड़ा हो जाएगा तो अपने आप हाइट बढ़ जाएगी। अभी अगर उन्हें किसी बात की चिंता थी तो वो था फुटबॉल। फुटबॉल उसकी मोहब्बत, उसकी सांसें, उसकी जिंदगी सब कुछ थी। अपनी लाइफ का हर एक मिनट वो बस इसी एक चीज के बारे में सोचते हुए बिताता था। वो स्कूल जाता, घर आता, बॉल उठाता और खेलने चला जाता। फिर वो ट्रेनिंग के लिए ग्रैंडोली जाता, फिर घर आता, खाना खाता और एक बार फिर गलियों में खेलने निकल जाता। वो हमेशा बाहर गलियों में ही मिलता, फुटबॉल खेलते हुए। यहाँ तक कि घर के अंदर भी फुटबॉल उसके हाथों में हमेशा रह जाती। उसके जो दोनों भाई पहले उसका बड़ा ध्यान रखते थे कि बड़े लड़कों के साथ खेलते हुए उसे कहीं चोट ना लग जाए, अब जरा बेफिक्र हो गए, क्योंकि अब आस पड़ोस के लड़के जो उससे बड़े थे मेसी का ध्यान रखने लग गए थे। अपनी क्लब टीम जिसका नाम न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज था के लिए मेसी अब एक स्टार प्लेयर हो चुका था। लेकिन जब प्लेयर 13 साल के हो जाते और अगर वो अच्छे प्लेयर होते तो फिर उन्हें क्लब छोड़कर बाहर जाना पड़ता था ताकि वो नेक्स्ट लेवल के लिए ट्राई कर सके। रिवर प्लेट्स टीम ब्यूनस एयर्स में बेस्ड थी और मेसी को वहां जाकर स्कूल की पढ़ाई करनी थी, अपने परिवार से दूर रहकर। किसी को इस बात की कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी कि अभी तक मेसी की हाइट उसके हम उम्र लड़कों से इतनी कम क्यों थी। 13 साल का हो जाने के बावजूद भी उसकी हाइट सिर्फ 4 फुट 8 इंच थी। आई नो कि इंडिया के हिसाब से यह हाइट एकदम करेक्ट है, लेकिन स्पेन में लोगों की हाइट ज्यादा होती है, तो वहां की एवरेज हाइट के हिसाब से मेसी की हाइट एक्चुअली बहुत कम थी। इसमें कोई शक नहीं कि रिवर प्लेट जैसी टीम से खेलने के लिए मेसी इनफ टैलेंटेड था, बल्कि शायद वो टीम उसे जूनियर नेशनल टीम को लीड करने के लिए भी मोटिवेट कर दी। लेकिन रूटीन मेडिकल चेकअप जो सभी प्लेयर्स के लिए कंपलसरी था, जब मेसी उस टेस्ट के लिए पहुंचा तो हालात बदल चुके थे।
जब मेसी उस टेस्ट के लिए पहुंचा तो हालात बदल चुके थे। फाइनली जब ऐसा लगने लगा था कि मेसी एक फुटबॉल सुपरस्टार बनने की राह पर निकल पड़ा है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग जा रहा था, तभी अचानक किस्मत ने मेसी और उसकी फैमिली के इस सपने के बीच में एक लंबी दीवार खींच दी। डॉक्टर्स ने उस रूटीन मेडिकल टेस्ट के बाद मेसी को एक बार फिर से टेस्ट के लिए बुलाया, मगर इस बार अपने डैड के साथ। उस मेडिकल टेस्ट में मेसी की जो रिपोर्ट आई थी, डॉक्टर्स उसे लेकर थोड़े फिक्रमंद थे। उन्होंने मेसी के फादर से मेसी को एक सर्टेन तरह के डॉक्टर, जिसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं, कि वो दिखाने की सलाह दी। 31 जनवरी 1997 को मेसी और उसके डैड डॉक्टर से मिलने गए, जिसने उन्हें वो पूरी खबर दी जिसका अंदाजा मेसी और उसकी फैमिली ने कभी सपने में भी नहीं लगाया था। मेसी ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से जूझ रहा था, यानी उसके हार्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम थी जो उसकी हाइट को कंट्रोल करते थे। यही वजह थी कि उसकी हाइट बढ़ नहीं पा रही थी। ये बौनेपन का ही एक अलग और छोटा फॉर्म था, निकनेम जो दुनिया ने उसे प्यार से दिया था। अचानक से वो मेसी को ना तो प्यार भरा लग रहा था और ना ही उतना फनी जितना उसे पहले लगता था। मगर ये जाने बिना कि मेसी की कंडीशन कितनी सीरियस है, डॉक्टर उसका इलाज भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कुछ मेडिकल टेस्ट करने के लिए कहा, जिन्हें कंप्लीट होने में कम से कम 1 साल लग जाता। उनकी फैमिली नर्वस थी, मगर फिर भी उन्होंने 1 साल इंतजार किया, इस उम्मीद में कि शायद डॉक्टर्स इस बीच इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर सच में मेसी की ग्रोथ रुक चुकी थी, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि अब आगे एज एन अडल्ट सॉकर प्लेयर उनका आगे कोई करियर बन पाता। और वो साल पूरा होते होते फाइनली उन्हें एक गुड न्यूज मिली कि मेसी का इलाज हो सकता। 14 साल के मेसी को रोज खुद को बायोसिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शंस लेने होंगे। मेसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ टाइम बाद तो ये उनके लिए डेली रूटीन जैसा हो गया था, जैसे वो रोज दांत ब्रश करते थे, नहाते थे या बाल बनाते थे। शुरुआत में जब लोग उन्हें इंजेक्शंस लेते हुए देखते थे तो बड़ा डाउटफुली पूछते थे कि क्या चल रहा है, मगर फिर धीरे धीरे सबको समझ में आने लग गया। वैसे भी वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। मेसी को भी पता था कि उनके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेसी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। बाद में तो कहा भी था कि इतना रिस्पॉन्सिबल वो बने ही सिर्फ इसलिए क्योंकि इस एक चीज पर उनका पूरा सॉकर करियर डिपेंड करता था। लेकिन लेजेंड्स पैदा नहीं होते, बल्कि ओवर द टाइम चैलेंजेस से लड़ते लड़ते, मुश्किलें सहते सहते एक आम सा दिखने वाला आदमी फाइनली लेजेंड बन जाता है। मेसी के लिए तो चैलेंजेस अभी तो बस शुरू ही तो हुए थे। जितने बड़े लेजेंड वो आज हैं, वो बनने के लिए उन्हें अभी और कई चैलेंजेस फेस करने थे। एक नई प्रॉब्लम मेसी की फैमिली के सामने थी, जिसका सोल्यूशन दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा था। क्या था वो चैलेंज जिसने एक बार फिर मेसी के फुटबॉल करियर पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए थे? फैमिली के सामने थे जिसका सोल्यूशन दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा था। क्या था वो चैलेंज जिसने एक बार फिर मेसी के फुटबॉल करियर पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए थे? क्या मेसी और उसकी फैमिली ढूंढ पाए उस चैलेंज का सोल्यूशन? क्या था वो? एफएम ओरिजिनल्स, लियोनेल मेसी के नेक्स्ट एपिसोड।